चलिए बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। आज हमको देखना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो मान लीजिए बच्चों, यह सर्कुलर कॉइल है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस पर ये पॉइंट P है जिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस कॉइल से सर्कुलर कॉइल में n टर्न्स है और इससे करंट फ्लो कर रहा है I, और इस सर्कुलर कॉइल का रेडियस है R। तो बच्चों, इस सर्कुलर कॉइल पर यदि हम एक एलिमेंट AB जो dl लेंथ का है, यदि ये डिसाइड कर लें स्मॉल लेंथ dl का है, इसकी वजह से पॉइंट P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये हम डायरेक्ट बता सकते हैं बाय बायो-सेवर्ट लॉ। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो सपोज ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बोला dV, ये हो गई एक्सिस, सपोज ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, और इस स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट P का डिस्टेंस सपोज y। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं intensity of magnetic field at P due to element AB, due to small element AB by बायो-सेवर्ट लॉ। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड dV, तो dV is equal to μ0 upon 4 pi into I into dl into sin 90 upon y square। ये 90 क्या हुआ? एंगल, क्या एंगल 90 बनेगा ये? बच्चों जस्ट ए मिनट में तुम लोग को समझाता हूँ, एक सेकेंड। जब अपन ने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा था तो उस वक्त हमने थीटा क्या बोला था? हमने थीटा बोला था एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द एलिमेंट एंड द लाइन विच जॉइन एलिमेंट टू द गिवन पॉइंट। ये कॉइल है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब इसमें यदि आप स्मॉल एलिमेंट लेंगे, करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, ऐसा ऐसा इस डायरेक्शन में। अब ये एलिमेंट है, तो देखो ऐसा आपको लग रहा होगा कि सर कहाँ 90 का एंगल है। ये लोअर एंगल नहीं देखते हैं, ये साइड एंगल देखते हैं, साइड वाला। तो ये जो लाइन है ना, वो एलिमेंट पर कैसी है? परपेंडिकुलर है। ये लोअर एंगल नहीं। यदि अपन बात कर रहे हैं जैसे ये एंगल नहीं देखेंगे, ये वाला, ये साइड एंगल देखते हैं बच्चों। करंट का डायरेक्शन ऐसा जा रहा है, ये करंट का डायरेक्शन। तो जो बायो-सेवर्ट लॉ था उसमें व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द एलिमेंट एंड द लाइन विच जॉइन एलिमेंट टू द गिवन पॉइंट, और एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ एन एलिमेंट एंड लाइन विच जॉइन टू द गिवन पॉइंट। तो ये साइड एंगल होता है और ये 90 है, इसलिए यहाँ पर sin 90 आएगा।
तो आपका जो फॉर्मूला है म्यू 0/4 पाई इंटू dl इंटू साइन 90 अपॉन वाई स्क्वायर इसकी डिस्टेंस हमने वाई लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों, कहां पर होगी मैग्नेटिक फील्ड? पी पॉइंट पर, है ना। अच्छा किस डायरेक्शन में होगी वो भी जरा देखते हैं, पर जरा इसको पहले देखें तो dv इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई इनटू I dl बाय वाई स्क्वायर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? तो देखो ये कॉइल होगी सर्कुलर कॉइल, इसमें करंट ऐसा फ्लो कर रहा है और एक्सिस पर यहां पर कोई पॉइंट है, ये एक्सिस हो गई और इन एक्सिस पर यहां पर पॉइंट है इस पर, तो आपको करंट ऐसा फ्लो कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे निकालते हैं आप? राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल से। तो थंब कैसा रखोगे करंट के डायरेक्शन में? ऐसा, फिंगर्स इस पॉइंट पर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? परपेंडिकुलर टू ओपन पाम। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी होगी। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहां पर जो मैंने ये बनाया था ये गलत था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा dv। कैसे निकला ये? राइट हैंड पाम रूल से। अब बच्चों यदि मैंने बोला है ये एंगल थीटा, तो पहले भी मैं समझा चुका हूं, कई बार प्रूफ कर चुका हूं, कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो यहां पर ये हॉरिजॉन्टल और ये लाइन इनके बीच का एंगल थीटा है, इनकी परपेंडिकुलर, तो हॉरिजॉन्टल की परपेंडिकुलर वर्टिकल हो गई, और ये जो एलिमेंट हमने ज्वाइन किया पॉइंट बी से इस लाइन की परपेंडिकुलर ये है, क्योंकि अपन ने पाम इस डायरेक्शन में रखा था और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था परपेंडिकुलर टू ओपन पाम, ऐसा था ना। तो इसलिए ये एंगल भी थीटा होगा। कभी भी टू लाइंस के बीच का एंगल थीटा हो तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल भी थीटा होता है। मैंने प्रूफ किया है, मुझे जहां तक याद नहीं, शायद हो सकता है इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में किया हो, पर वैसे मैं कईयों बार प्रूफ करके बता चुका हूं, आपको रट लो। अब ये dv है तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? dv cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा? dv sin थीटा। हमेशा किसी भी रिजल्टेंट फैक्टर का वो कंपोनेंट जो एंगल बनाता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू cos, और सेकंड कंपोनेंट इस कंपोनेंट का परपेंडिकुलर होता है वो होता है रिजल्टेंट इनटू sin। अब इस सर्कुलर कॉइल से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है ऐसा टॉप पर और फिर ऐसे नीचे। ये भी तो स्मॉल एलिमेंट है भाई, जितनी लेंथ इस एलिमेंट AB की है उतनी लेंथ यहाँ पर जो एलिमेंट है वो भी ले सकते हैं अपन। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? A डैश B डैश, सेम लेंथ का एलिमेंट है, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये x है, ये r होगा इसके लिए भी, और ये डिस्टेंस भी y होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये r है, x है, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? √r² + x²। यहाँ पर भी ये x है, ये r है, ये भी कितना जाएगा? √r² + x²। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, ये और ये। इसको भी y, इसको भी y बोल सकते हैं। इसका मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा भाई। इसको मान लो θ1 बोलते हैं, इसको आप θ2 बोलते मान लीजिए, तो tan θ1 क्या बोलते हैं आप? r/x। यदि इसको θ2 बोलते हैं तो tan θ2 क्या होता है? हो जाता r/x। तो tan θ1 भी r/x, tan θ2 भी r/x। इसका मतलब tan θ1 tan θ2।
मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे और यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेम होगी इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो सेम है dl, करंट भी सेम है I, रेडियस भी r है, सॉरी स्मॉल एलिमेंट वही है। तो कभी भी स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तो अपना वही होता है ना, μ0/4 पाई I dl sin 90/y² हो जाएगा, यहाँ भी सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये समझना है किस डायरेक्शन में होगी, तो डायरेक्शन देखो ना, यहाँ पर ऐसा था मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा था करंट, ऐसा, अब यहाँ नीचे जाएगा तो करंट ऐसा रहेगा, ऊपर करंट यदि इस साइड जा रहा है तो यहाँ ऐसे जाएगा। तो ये थंब जो रखोगे करंट के डायरेक्शन में इस तरीके से, फिंगर्स ऐसा रखोगे, पाम ऐसा ओपन होगा, मतलब देखो ये जो दिख रहा है ना ये पाम है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, परपेंडिकुलर टू ओपन पाम, मतलब इसके परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी, सेम dv, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा रहेगा। dv को रिजॉल्व करोगे ये कंपोनेंट कितना जाएगा, dv cos थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना जाएगा, dv sin थीटा। जो dv से मतलब नहीं है, क्योंकि dv को आप रिजॉल्व कर चुके हो, उसके कंपोनेंट में पार्ट्स में एक dv cos, एक dv cos, एक dv sin, दो पार्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यहाँ भी dv जो है उसको रिजॉल्व कर दिया, dv cos dv sin। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि dv सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, dv की वैल्यू, तो जो वैल्यू dv cos थीटा की यहाँ होगी वही dv cos थीटा की यहाँ होगी। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये dv sin थीटा, ये dv sin थीटा कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, तो ये तो ऐड करेंगे। ऐसा केवल इस रिंग पर जो ऊपर टॉप पर कंपोनेंट और बॉटम पर ऐसा इनके कारण पर नहीं होगा, इस रिंग पर ऐसे तो बहुत सारे कंपोनेंट हैं, यहाँ पर है कंपोनेंट तो जस्ट इसके अपोजिट भी है, यहाँ पर कोई कंपोनेंट होगा तो इसके अपोजिट है, तो पूरे रिंग पर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे, डीएल लेंथ डीएल लेंथ डीएल लेंथ। इन सारे कंपोनेंट्स की वजह से जो डीवी कॉज हैं वो सब एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, कैंसिल करते जाएंगे, इसको ये तो ऐसा, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन सारे डीवी साइन थीटा, सारे डीवी साइन थीटा कैसे रहेंगे, सेम डायरेक्शन में, सब ऐड होते जाएंगे। मतलब पॉइंट पी पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, समेशन ऑफ डीवी साइन थीटा, किसकी वजह से, पूरी कॉइल की वजह से। मतलब अब हमारे लिए एकदम इजी हो गया। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इस सर्कुलर कॉइल की वजह से पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं, therefore by diagram summation of dv cos theta is equal to 0। सारे dv cos theta एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। और इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट p ड्यू टू सर्कुलर कॉइल कितना होगा, सर्कुलर कॉइल की वजह से b इज इक्वल टू समेशन ऑफ dv sin थीटा। समेशन को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन dv sin थीटा, मतलब b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, dv की वैल्यू 1 से आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई I dl अपॉन y², ये dv की वैल्यू रखिए, इनटू
साइन थीटा, साइन थीटा बच्चों इस ट्रायंगल में ये थीटा है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा r/y, इसका मतलब b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू 0/4 पाई I r/y cube into of dl, means b is equal to integration म्यू 0/4 पाई I r upon, what is y in this triangle? Y root over r square plus x square power 3 dl, मतलब b is equal to इंटीग्रेशन में बच्चों कांस्टेंट क्वांटिटीज कॉमन आ जाती हैं, वेरिएबल जो है वो लेंथ है dl लिखा ना, dl का मतलब चेंज इन लेंथ, बाकी ये पूरा कांस्टेंट है, म्यू 0/4 पाई कांस्टेंट है, कॉइल से जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी फिक्स है, कॉइल का रेडियस भी फिक्स है, इस पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस भी फिक्स है, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, कितना आएगा म्यू 0/4 पाई I into r upon r square plus x square to the power 3/2 into integration of dl, means b is equal to म्यू 0/4 पाई I into r upon r square plus x square to the power 3/2, इंटीग्रेशन dl का मतलब टोटल लेंथ, ये जो सर्कुलर कॉइल है जिसमें ये dl ये स्मॉल एलिमेंट लिया था इसकी लेंथ थी, और समेशन इंटीग्रेशन dl का मतलब टोटल लेंथ, तो कॉइल में यदि केवल एक टर्म होता तो उसको अपन लूप बोलते हैं, और उसकी लेंथ कितनी होती है इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2 पाई r, लेकिन कॉइल में कितने टर्न्स हैं n, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी n टाइम्स, तो इसलिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dl हो जाएगा n into 2 पाई r, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड B is equal to म्यू 0/4 पाई into 2 pi n into I into r square upon r square plus x square to the power 3/2, ये फॉर्मूला बच्चों रटना होगा आपको, intensity of magnetic field at any point on the axis of circular coil म्यू 0/4 पाई into 2 pi n I r square upon r square plus x square to the power 3/2. What is n? Total number of turns. What is I? Current through coil. What is r? Radius of circular coil. What is x? Distance of a point from P from center. तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब यदि इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए बच्चों ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो देखो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप इस कॉइल में राइट साइड जाए चाहे लेफ्ट साइड जाए, कॉइल के दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल डिस्टेंस पर सेम रहेगी। ये कॉइल है, इसमें एक्सिस रहेगी, अब इस एक्सिस में सेंटर से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी लेफ्ट साइड, सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर राइट साइड, क्योंकि जब लेफ्ट बोलोगे जी तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखोगे और इस साइड करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। जब यहाँ पर रखोगे तो चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा, प्लस जाएगा। तो इसलिए सेंटर से इक्वल डिस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, पर क्योंकि x डिनोमिनेटर में है इसलिए जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। इसलिए यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं
किसके बीच में ग्राफ? मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। यदि हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ ऐसा होगा। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? कॉइल के सेंटर में। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी। सेंटर पर कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। और सेंटर से जैसे आप डिस्टेंस इस साइड जाएं या नेगेटिव साइड जाएं, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगी। मतलब कॉइल के सेंटर में यदि आप मैग्नेटिक नीडल रखोगे तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। और जैसे जैसे आप कॉइल से यहां पर दूर लेते जाएंगे मैग्नेटिक नीडल को, डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि एक्स इंक्रीज हो रहा है। एक्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में है। पर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप, एट x इज इक्वल टू r/2। कॉइल के सेंटर से जितना कॉइल का रेडियस है उससे यदि कॉइल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो यहां से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर r/2 डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड में जो चेंज है वो मैक्सिमम होता है। मतलब dV/dx ये मैक्सिमम होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। सर्कुलर कॉइल में सेंटर से जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन चेंज मैक्सिमम होगा तो उसका करेक्ट आंसर है x इज इक्वल टू r/2 डिस्टेंस पर मैक्सिमम होगा। और यदि आप सेंटर पर बोले एट सेंटर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? सेंटर का मतलब हो गया कि ये पॉइंट P यहां ना होकर यहां पर, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो सेंटर का मतलब x इज इक्वल टू 0। और यदि x की वैल्यू 0 रखोगे, सॉल्व करके देख लीजिए आप, ये फॉर्मूला आएगा b इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 पाई ni अपॉन r, जो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव किया था। यही डिराइव किया था सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, और इतना ही आएगा। आप इसमें रख कर देख लीजिए, x की वैल्यू 0 रख दीजिए, r² टू द पावर 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, r3, न्यूमरेटर पे r² है, डिनोमिनेटर के r² को कैंसिल कर देगा, तो कुल मिलाकर आपको मैग्नेटिक फील्ड ये मिलेगी। तो ये बच्चों आपका हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो अभी मैं साइड में हट गया हूं ताकि आप लोग यदि नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है बच्चों सोलेनाइड। सोलेनाइड यदि कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है और उस पर यदि आपने कॉइल माउंट की है और फिर उसमें से यदि आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो जो सिस्टम होता है तो उसको हम सोलेनाइड बोलते हैं। यदि इस तरीके से कोई सिलेंड्रिकल ट्यूब है, नॉन कंडक्टर, जैसे पोर्सलिन होता है ना, चीनी मिट्टी टाइप का, अब उसके ऊपर यदि हमने सर्कुलर कॉइल माउंट कर दी है और फिर यदि हम करंट फ्लो करवा रहे हैं तो ये जो सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं सोलेनाइड।
प्रैक्टिकली देखा गया है यदि हम इसको एक पतले धागे से बांध दे, थ्रेड से बांध कर लटका दे और करंट यदि फ्लो करवाते हैं तो ये एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। जिस साइड पर करंट का डायरेक्शन यदि हम यहां से देखें और करंट हमको कैसा दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज, तो जिस साइड करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है उस साइड बनता है साउथ पोल। उसके अपोजिट साइड से देखोगे तो आपको करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा और वो बनेगा नॉर्थ पोल। मतलब ये बिहेव करता है एज ए मैग्नेट। यदि इसको आप थ्रेड से बांधकर लटका देंगे तो आपको प्रैक्टिकली देखने मिलेगा कि ये रोटेट हो जाएगा और रोटेट होकर बैलेंस हो जाएगा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जैसा मैग्नेट करता है वैसा। तो इस सिस्टम को अपन बोलते हैं सोलेनॉइड। जो आप लोगों ने ये ठंड के दिनों में रूम हीटर देखे होंगे, इन रूम हीटर में जो कॉइल लगी रहती है वो यदि उसमें से हम बैटरी करंट फ्लो करवाते हैं तो वो सिस्टम कहलाता है सोलेनॉइड। और इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो हमको फाइंड करना है। तो अभी तो फिलहाल मुझे समझाना था सोलेनॉइड। If the coil is wounded on cylindrical tube, non-conductor tube, then the system is called solenoid. Next, बच्चों अब हमको देखना है intensity of magnetic field at any point due to solenoid. Intensity of magnetic field at any point due to solenoid. Intensity of magnetic field at any point due to solenoid. मैंने भी आपको समझाया। अब मैं सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं। ये सोलेनॉइड की एक्सिस है और इस पर इनसाइड में ये पॉइंट है। देखिए ये सोलेनॉइड ऐसा है, सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसमें कॉइल, ये कॉइल है इस तरीके से, ये एक्सिस है, इसी को मैंने कट कर दिया है तो ये ऐसा शो कर रहा हूं। इसमें मैंने ये डिसाइड किया, सपोज ए बी, ये पॉइंट पी डिसाइड किया। ये जो होगा बच्चों, ये बिहेव करेगा एज ए सर्कुलर कॉइल सोलेनॉइड पर। यदि ये इस तरीके से सिलेंड्रिकल ट्यूब है और इस ट्यूब पर जैसे ये रेड पट्टी है ना, यदि इसको अगर देखोगे आप रिंग को, तो ये कॉइल के समान बिहेव करेगा। केवल इतना पोर्शन देखोगे तो रेड वाला। तो बच्चों ये सर्कुलर कॉइल हो गया।
इस कॉइल में ये जो विड्थ है, ये विड्थ मान लीजिए मैंने लिए dx। एक्चुअली ये बहुत क्लोज है, आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने दूर दूर करके बनाया है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, इसको यदि हम A से ज्वाइन करते हैं, B से ज्वाइन करते हैं, ये dx हो गया। ये AP डिस्टेंस सपोज y, A से हमने यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, BP पर नेम दे दिया उसको AC। इस सोलेनोइड की रेडियस है r, इस पॉइंट P का सेंटर से डिस्टेंस है x, या यहां से डिस्टेंस x है, x। ये BP, ये एंगल सपोज अल्फा, और स्मॉल एलिमेंट जो एंगल बना रही है, सॉरी AB विड्थ जो एंगल बना रही है यहाँ पर, वो स्मॉल एंगल है d अल्फा। अब बच्चों यदि ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा ही होगा, अल्फा, ये एंगल भी अल्फा होगा। अब ये dx है और इस एंगल को मैं बता रहा हूं अल्फा। देखो आप जरा यहाँ पर, ये AB और इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये लेंथ dx है और ये अल्फा बन रहा है, याद है क्या होगा, dx cos अल्फा, और ये कंपोनेंट कितना होगा, dx sin अल्फा। ये AC जो है वो हो जाएगा dx sin अल्फा। BC क्या होगा, बाय डायग्राम AB is equal to dx, BC is equal to dx cos alpha, and AC is equal to dx sin alpha। तो अभी फिलहाल मुझे इतना कंस्ट्रक्शन करना था तो मैंने किया, लेकिन यदि अब मैं डायरेक्ट लिखना चालू करूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सर्कुलर कॉइल intensity of magnetic field at P due to circular coil of width dx। ये जो कॉइल है उसकी width कितनी है, dx। इस कॉइल की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड, तो स्वाभाविक है, अभी आप बोलोगे dB is equal to mu0 upon 4 pi into 2 pi Ni r square upon r square plus x square to the power 3/2। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑफ विड्थ dx। इस सर्कुलर कॉइल की विड्थ पहले dx अज्यूम की है, और सर्कुलर कॉइल की वजह से x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो ये बंदा फॉर्मूला ड्राइव किया था, mu0 upon 4 pi 2 pi। बच्चों जैसे मुझे फॉर्मूले रटे हैं, आपको भी रटना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब वो एक ही तरीका है रटने का कि आप खूब क्वेश्चंस कीजिए, याद हो जाएंगे फॉर्मूले। जब ये अपन ने फॉर्मूला ड्राइव किया था तो इसमें n क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, total number of turns in a circular coil।
अब ये जो कॉइल मैंने ली है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं ये हमको निकालना पड़ेगा। यहां पर यदि मैं बोलता हूं लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, भाई जो कॉइल है आप लोगों ने देखा होगा फैन वैन की वाइंडिंग देखी होगी, कॉइल देखी होगी, बहुत पतले पतले वायर्स जो रहते हैं वो बाउंड रहते हैं, थोड़ी सी लेंथ में ही बहुत सारे वायर्स आ जाते हैं। तो मान लीजिए सोलेनोइड की जो यूनिट लेंथ है 1 सेंटीमीटर लेंथ, उसमें मान लीजिए फॉर एग्जांपल 50 टर्न्स है, 50 तो ये dx लेंथ में कितने होंगे आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए केवल आपको ये है कि जो n है ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पूरे सोलेनोइड में मान लीजिए 1000 टर्न्स हैं और कितनी लेंथ है, सपोज 1 मीटर, उसमें 1000, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, 1000 बाय 100 निकाल लो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन ए सोलेनोइड डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सपोज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है n, और ये जो कॉइल है उसकी विड्थ dx है, मतलब सोलेनोइड की ये लेंथ हो गई, कॉइल की विड्थ सोलेनोइड पर क्या होगी, लेंथ होगी। तो जब यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो dx लेंथ पर नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, n into dx, सिंस एंड देयरफॉर कर रहा हूं मैं, यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n, dx लेंथ में कितने होंगे, n into dx। तो ये जो कैपिटल n अपन बोल रहे थे नंबर ऑफ टर्न्स इन सर्कुलर कॉइल, ये निकल आया, मतलब कैपिटल N की वैल्यू निकल आई, कितनी निकल आई, n into dx। ये n into dx की वैल्यू यहां पर रख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड dp is equal to mu 0 upon 4 pi 2 pi कैपिटल N की जगह स्मॉल n into dx। What is small n? Number of turns per unit length. And what is dx? Width of circular coil into I into r square upon, ये बच्चों r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, डायग्राम में देखिए ये r है, ये x है, ये y है, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, y स्क्वायर। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो y स्क्वायर पावर बोलो 3/2, तो कैंसिल, dv is equal to mu 0 upon 4 pi into 2 pi n into I into r square into dx upon y cube, y cube। अब यहां पर बच्चों ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है इसका डायरेक्शन हमको पता है इस तरफ है, क्योंकि हमने भी ड्राइव किया था, तो हमको मालूम था सर्कुलर कॉइलिंग लाइन या मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी, इस साइड होगी। और यदि हम चाहें तो इसी को लिख सकते हैं dp is equal to mu 0 upon 4 pi into 2 pi n I upon y into r upon y square
इंटू dx। देखो ना आप यहाँ आर स्क्वायर है, वाई क्यूब को मैंने लिख दिया बच्चों y इंटू वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को कंबाइन कर दिया तो आर अपॉन वाई होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि यहां पर यदि इस डायग्राम में देखिए आप बच्चों, ये भी x है और ये भी x है, क्योंकि ये विड्थ बहुत स्मॉल होती है ना, तो आपको डायग्राम क्लियर दिखे। अदरवाइज सर्कुलर फाइल ऐसी थी, ये पॉइंट P था, तो इस डिस्टेंस को x बोलो या इसको x बोलो, एक ही बात है। ये r है और ये भी y है, ये भी y है एक्चुअली में, ये भी x है, ये भी x है, कोई फर्क नहीं है इसमें। तो जब आपको r पता है, ये एंगल अल्फा है, एंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज और बचा हुआ बेस। तो r अपॉन y इज इक्वल टू व्हाट? sin अल्फा, क्योंकि r परपेंडिकुलर और y जो हाइपोटेन्यूज। तो इसी को मैं लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni अपॉन y into sin अल्फा स्क्वायर into dx। अभी प्रॉब्लम अपने को रिकॉर्ड आ रही है dx की, dx को भी अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मुझसे छूट गया था dx को भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा अल्फा के फॉर्म में, जो मुझसे छूट गया है। कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक एक हो रही है मुझे, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको समझाया था, एंगल इज इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ये होता है। यदि इस स्मॉल एंगल के लिए अपन बोलेंगे डी अल्फा, तो डी अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? एंगल इज इक्वल टू आर्क AC, और रेडियस के लिए तो इस एंगल के लिए रेडियस y है, ये भी, तो क्या लिखोगे? y। लेकिन इसमें AC में यहां बता चुका हूं dx sin अल्फा, तो इस AC की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो dx sin अल्फा अपॉन y। अब आप चाहो तो dx की वैल्यू निकाल सकते हो, क्या रहेगा? y into d अल्फा अपॉन sin अल्फा इज इक्वल टू ऑफ dx। इसको और इसको इक्वल कर दो, भाई y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और sin अल्फा डिनोमिनेटर में जाएगा। इस dx की वैल्यू को यहां रख दो, आसान हो जाएगा। कितना जाएगा? dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई into 2 pi ni r square अपॉन y cube into dx की वैल्यू रख दो y into d अल्फा अपॉन sin अल्फा। आपको क्लियर दिख रहा है? एक y कैंसिल हो जाएगा, तो dv is equal to म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni अपॉन sin अल्फा। एक y कैंसिल हो गया तो y स्क्वायर, अपन क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इनटू ऑफ d अल्फा, या इसी को r अपॉन y स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये जाएगा dv is equal to म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni अपॉन sin अल्फा इनटू, यहां पर अब आपको समझा रहा था sin, ये अल्फा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज, तो sin अल्फा इज इक्वल टू r अपॉन y, तो r अपॉन y की जगह पर लिख सकते हैं sin अल्फा स्क्वायर इनटू d अल्फा। एक sin अल्फा कैंसिल हो जाएगा, dv इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू 2 पाई ni इनटू sin अल्फा d अल्फा। ये मैग्नेटिक फील्ड आई है, जिसकी वजह से एक जो सोलेनोइड पर सर्कुलर कॉइल है उसकी वजह से, और ऐसा
इस सोलेनाइड पे कितनी सर्कुलर कॉइल होंगी? ढेरों। ये देखो यहां से लेके एक जैसे ये है, इसके साइड में भी एक, इसके साइड में भी, पूरा यहां से लेके यहां तक बहुत सारी सर्कुलर कॉइल होंगी। सबके कारण नेट मैग्नेटिक फील्ड, तब जाकर आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनाइड। तो फिर आप बोलोगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ D, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये जो D की आपने निकाला उसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, तो लिमिट्स रखनी पड़ेगी। तो आप देखो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया था, ये सोलेनॉइड था, ये पॉइंट P था। यदि आप ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल देखिए, यहाँ पर सर्कुलर कॉइल ये एंगल होगा अल्फा। यहाँ पर यदि देखिए, यहाँ सर्कुलर कॉइल होती तो ये एंगल होता, यहाँ पर होता तो ऐसा एंगल होता, कम होता ना। यदि लॉन्ग सोलेनॉइड है तो ये एंगल लगभग कितना होगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 इस साइड पर। जबकि दूसरा एंड पर यदि आप देखोगे यहाँ पर तो ऐसा होगा, मतलब ये एंगल होगा। भाई एंगल जो आप हॉरिजॉन्टल के साथ ले रहे हो ना, ऐसा ये एंगल होगा। यहाँ वाली सर्कुलर कॉइल के लिए एंगल ऐसा होगा, यहाँ वाली कॉइल के लिए ऐसा होगा। तो बहुत लॉन्ग होगी तो नेक्स्ट यहाँ पर होगा, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 180। तो जो लिमिट्स होगी वो कहां से कहां जाएंगी, फ्रॉम 0 टू 180 यदि पूरे सोलेनॉइड के लिए चाहिए तो, या फ्रॉम 0 टू पाई, 180 मतलब पाई। तो इसलिए यहाँ पर लिमिट्स लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम 0 टू पाई पूरे सोलेनॉइड के लिए। बाकी वैल्यू रख दो। तो b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन μ0 अपॉन 4 पाई into 2 pi n I sin alpha d alpha, sin alpha d alpha। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट क्वांटिटी, अच्छा लिमिट 0 टू पाई, ये जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni, कांस्टेंट कॉमन निकल आएगा, इंटीग्रेशन होगा sin अल्फा d अल्फा फ्रॉम 0 टू पाई। तो b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni इनटू इंटीग्रेशन sin अल्फा क्या होता है बच्चों, माइनस cos अल्फा, माइनस cos अल्फा, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई, लिमिट हो जाएगी फ्रॉम 0 टू पाई। या फिर b इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई ni इनटू, यहाँ पर जाएगा माइनस cos पाई, फिर माइनस cos माइनस माइनस cos 0, तो माइनस माइनस cos 0 जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos पाई होता है, cos 180 कितना होता है, -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा ये, तो कितना जाएगा टोटल, ये 2 हो जाएगा, ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा 2। तो 2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो p इज इक्वल टू μ0 अपॉन 4 पाई इनटू, ये 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 4 पाई ni, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मैग्नेटिक फील्ड आएगी b इज इक्वल टू μ0 इनटू n इनटू i, μ0 into n into I। What is n? Number of turns per unit length। सोलेनॉइड की यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो, और I जो है करंट थ्रू सोलेनॉइड। तो बायो-सावर्ट लॉ से हम इस तरीके से इसको डिराइव करते हैं। ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेट जो होता है उसमें हमको मालूम है दोनों एंड्स पर, एक एंड पर नॉर्थ पोल होता है और एक एंड पर साउथ पोल होता है। तो यदि सेंटर पर अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे तो कितनी होगी, तो नो डाउट दोनों पोल्स का इफेक्ट होगा। नॉर्थ पोल जो है वो भी फोर्स लगाएगा, साउथ पोल जो है वो भी फोर्स लगाएगा।
तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों एंड्स के दोनों पोल्स की वजह से होगी। यदि मान लीजिए सपोज यहाँ पर ये मैग्नेट है और यदि मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ पर आपको बोला जाए कि बताओ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो आप यहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल रखोगे, ये नॉर्थ रिपेल करेगा, ये साउथ अट्रैक्ट करेगा। तो नॉर्थ ने मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स लगाया, साउथ ने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो नो डाउट 20 हो गई। तो यदि मैं एंड पर पूछूंगा यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, तो यहाँ तो केवल साउथ पोल का इफेक्ट रहेगा ना, नॉर्थ का इफेक्ट नहीं रहेगा। तो जो 20 है उसका हाफ मतलब 10 रहेगा। तो इसी तरीके से जो अभी आपने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाली हुई है सोलेनोइड की वजह से, वो आपने इनसाइड में निकाली है। कितनी निकाली है? b। तो एंड्स पर कितनी होगी? v/2। इसका मतलब ये हुआ एट एंड्स ऑफ सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी जो हमने निकाली उसकी जस्ट हाफ, μ0 n into I/2। एंड्स पर बच्चों इतनी होगी μ0 into n into I/2। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है वो कहाँ निकाली है? इनसाइड में। सोलेनोइड के एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड होती है μ0 into n into I/2।